ओके बच्चों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले वीक में हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी कर रहे थे कि जो फैक्टर्स हमारी इंटेंसिटी पीक्स को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर तक का काम जो है ना वो कर लिया था। आज हम जो है ना पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्कैटरिंग बाय यूनिट सेल से, यानी जो यूनिट सेल है ना ये एज ए होल इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे स्कैटर करता है। और यहाँ से फिर हम जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकालेंगे जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर। और स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस बात को डिसाइड करने में कि किस एंगल पर बनने वाली जो पीक है वो हाई इंटेंसिटी वाली होगी और जो बाकी एंगल्स पर बनने वाली पीक्स है ना वो कम इंटेंसिटी वाली होगी। तो बच्चों देखो, अभी आपके सामने एक यूनिट सेल मौजूद है। इसको ज़रा अगर आप गौर से देखें और फॉर द टाइम बीइंग आप ज़रा इग्नोर कर दें कि दरमियान में यहाँ पे जो ना कोई प्लेन मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है ना इसको आप इग्नोर कर दें, यानी बॉडी सेंट्रल लोकेशन पे ना कोई एटम मौजूद नहीं है। आप सिर्फ एक अपर प्लेन इसको कंसीडर करें और एक इसका ये जो लोअर प्लेन है ना आप इसको ज़रा कंसीडर करें। तो क्या होता है कि जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है वो आती है और जो अपर प्लेन है ना वहां से रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली गई है। और इसी तरह एक दूसरी एक्सआरडी मतलब जो एक्सरे बीम है, जो दूसरी एक्सरे बीम है वो लोअर प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर तो यहाँ इस तरफ आ गई है। अब बच्चों अगर हम फर्ज करते हैं कि जब ये दोनों जो एक्सरे बीम्स है ना ये यहाँ पे किसी वेव फ्रंट पे पहुंचती है ना, तो इन दोनों के दरमियान हम कहते हैं जो पाथ डिफरेंस है ना वो लैम्डा है या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इस केस में हम क्या पढ़ चुके हैं कि जब इनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसके नतीजे में हमें यहाँ पे एक जो है ना एनहांस्ड इंटेंसिटी हासिल होगी। ठीक है, अब ये तो एक केस हो गया, इसको हम अपने ज़हन में रखते हैं। अब दूसरे अगर फर्ज करें हमने दरमियान में एक और एटम यहाँ पे रख दी है। ठीक है, दरमियान में एटम रखने से एक दरमियान में भी प्लेन बन गया। तो अब अगर एक और एक्सरे बीम है वो इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इस वेव फ्रंट पे पहुंचती है, तो अगर इस एक्सरे बीम में इस बीम में और इस बीम में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, तो जाहिर है कि फिर इसमें और इसमें यानी ये ग्रीन वाली और ऑरेंज वाली में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इस केस में क्या होगा कि इनके दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में ये जो पीक है ना ये गायब हो जाएगी, ये इंटेंसिटी गायब हो जाएगी क्योंकि अब दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में एटम रखने से जो यहाँ पे पीक बनी हुई थी ना अब वो भी नहीं बनेगी, क्योंकि अब दरमियान में एक एटम आने की वजह से, दरमियान में एक प्लेन आने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और वो इंटेंसिटी गायब हो गई है। और यही वजह है, ये बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, फर्ज करें अगर हम इसको ले लें एक्स एक्सिस, तो ये जो मतलब दोनों प्लेन्स है ना इसकी वजह से जो पीक बनेगी उसको हम 100 पीक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर हमने इसको एक्स एक्सिस कह लिया तो ये वाला जो प्लेन होगा ये 100 प्लेन है और 100 प्लेन के पैरेलल जितने प्लेन होते हैं वो 100 प्लेन ही होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दरमियान में एटम मौजूद नहीं है फर्ज करें तो फिर हम इसको 100 प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर दरमियान में एक एटम आ गया और दरमियान में प्लेन बन गया, तो अब जो दरमियान में प्लेन बनेगा ना ये वाला प्लेन यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है, इस प्लेन को क्या हम कहते हैं, ये 200 प्लेन है, ये 100 प्लेन नहीं है। ठीक है, तो जब ये दरमियान में 200 प्लेन बन गया तो अब इसके पैरेलल ये वाला प्लेन भी 200 प्लेन होगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 100 प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, 100 प्लेन मौजूद ही नहीं होता। बॉडी सेंटर के अंदर जो है ना 200 प्लेन मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है ये?
जी सर। सर तो बच्चों जब हम स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर फैक्टर के लिए फिर हम फार्मूला ये लिखेंगे कि स्ट्रक्चर फैक्टर विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय ऑल एटम्स इन यूनिट सेल। के यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वहां से जो वेव स्कैटर होती हैं, ओवर आएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो वेव्स को स्कैटर कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इंटेंसिटी की इक्वेशन मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उसमें हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ना, एफ स्क्वायर, इंटेंसिटी जो ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर फैक्टर की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी जो ना इंटेंसिटी बीम की ज्यादा होती है। Intensity of beam diffracted by all atoms of the unit cell in a direction predicted by Bragg's law is proportional to F square। जो इंटेंसिटी है ना डिफ्रैक्टेड बीम की, जो कि तमाम एटम जो है यूनिट सेल के अंदर वहां से डिफ्रैक्ट होती है, ये ब्रैग्स लॉ के मुताबिक एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये है द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बीम। कहता है कि अगर यूनिट सेल जो है ना, अगर इसमें n नंबर ऑफ एटम्स हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी n तक जा रहा है, इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कुछ भी हो सकते हैं यूनिट सेल के अंदर, विद फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स यानी u1 v1 w1। अगर उसमें फर्ज करें, हम कहते हैं कि 3 एटम है, तो जो पहले एटम के फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो u1 v1 w1 है। दूसरे एटम के फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हम कह लेते हैं कि u2 v2 w2 हैं। तीसरे एटम के फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं u3 v3 w3। देन द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर एच कैल रिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, फिर कहता है बच्चों जो स्ट्रक्चर फैक्टर की इक्वेशन होगी ना वो ये होगी, ये इक्वेशन आपने डायरेक्ट जो ना वो याद रखनी है। ये होगी f इज इक्वल टू f1 एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा इनटू h u1 प्लस k v1 प्लस lw1 प्लस आएगा यहाँ पे f 2 यहाँ पे आना चाहिए था, ये इक्वेशन में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे f2 आना चाहिए, f2 प्लस 2 आयोटा 2 पाई आयोटा h u2 प्लस k v2 प्लस lw2 प्लस यहाँ पे आएगा f3 यानी तीसरे एटम के लिए एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा, और साथ ही आएगा h u3 प्लस k v3 प्लस lw3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम जो है समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, चूंकि अगर 3 नंबर ऑफ एटम है तो फिर ये 3 तक इक्वेशन जाएगी, 4 है तो 4 तक जाएगी, n है तो ये n तक जाएगी। उसका मतलब यह है कि हम इसको जनरल फॉर्म में यानी समेशन की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि एफ एन एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा एच यू एन प्लस के वी एन प्लस एल डब्ल्यू एन, जहाँ पे जो n की वैल्यू है ना ये 1 से लेके कैपिटल n तक जो है ना जाती है, यानी जितने भी एटम्स होंगे उतने एटम्स के लिए हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी आगे चल के हम देखते हैं, आपको इसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ तक आप फिलहाल इसको ये ज़हन में रखें कि इसके अंदर जो टर्म्स आ रही है ना वो कौन से आ रही हैं। जो F1 है यहाँ पे ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है 2 पाई आयोटा, ये जाहिर है कि नंबर है, आई जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करता है, चूंकि ये जो वेव फॉर्म है ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल की टर्म आ रही है और आयोटा की टर्म आ रही है। और बाकी यहाँ पे जो आ रहा है ये एच के एल की वैल्यू आ रही है। एच के एल क्या है, ये मिलर इंडिसेस हैं, यानी ये मुतलका प्लेन को ज़ाहिर करते हैं। और जो नेक्स्ट बात यहाँ पे आ रही है वो u1 v1 w1 और u2 v2 w2, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं। फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स भी हम इनको कहते हैं और हम इनको एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स या फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं एटम्स के यूनिट सेल के अंदर एटम की लोकेशन क्या है, यानी यूनिट सेल के अंदर एटम की पोजीशन क्या है। हमें पता है कि अगर एटम जो है ना वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है तो फिर हम कहते हैं कि यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 होती है। और अगर जो एटम है वो यूनिट सेल के अंदर यानी बॉडी सेंटर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो फिर हम कहते हैं कि जो यू वी डब्ल्यू है ना इसकी वैल्यू होगी हाफ हाफ और हाफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो ना स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू जो ना वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेशन के अंदर जो है ना ये कुछ एक्सपोनेंशियल रिलेशन यूज होने हैं, इनको आपने याद रखना है।
कि एक्सपोनेंशियल जो पाई आयोटा है या एक्सपोनेंशियल 3 पाई आयोटा, एक्सपोनेंशियल 5 पाई आयोटा, एक्सपोनेंशियल 7 पाई आयोटा जो है ना ये -1 के इक्वल होते हैं। और इसी तरह एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा, एक्सपोनेंशियल 4 पाई आयोटा, एक्सपोनेंशियल 6 पाई आयोटा, यानी जहाँ पे ये इवन नंबर जाते हैं ना तो ये वैल्यू हमेशा +1 के इक्वल होती है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, ये आगे जो ना इस्तेमाल होनी है कैलकुलेशन के अंदर। अब बच्चों हम जो ना स्ट्रक्चर फैक्टर जो ना वो कैलकुलेट करने लगे हैं। सबसे पहले हम जो ना एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, हम उसके लिए ये स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल भी आपके सामने मौजूद है। हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि हर क्यूब का जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे एक एक एटम मौजूद है, यानी हर क्यूब में एक एक एटम मौजूद है। तो यानी एक लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर फर्ज करें एक ही एटम मौजूद है इस यूनिट सेल के अंदर। तो बच्चों इस यूनिट सेल में अगर एक कॉर्नर पर एक एटम है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इस यूनिट सेल के अंदर? 1 एक ही होता है, बिल्कुल। अगर एक ही एटम है फर्ज करें तो वो एटम आप कहाँ पे रखना पसंद करेंगे, यानी उसकी लोकेशन क्या होगी इस यूनिट सेल के अंदर? कॉर्नर्स पे। एक ही एटम है सेंटर ना, में रखेंगे, ओरिजिन पे सर। ओरिजिन पे ओरिजिन रखेंगे, पे। बिल्कुल उसको आप ओरिजिन पे रखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे एटम जो है ना वो हमने रख लिया ओरिजिन पे, यानी उस एटम को हमने रख लिया 0 0 0 के ऊपर, यानी ये हमारे पास UV W की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर फैक्टर की इक्वेशन लिखनी है। स्ट्रक्चर फैक्टर की इक्वेशन हमारे पास अभी हमने जो देखी है लास्ट स्लाइड में कि FHKL इज इक्वल टू सिग्मा FN एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा HUN प्लस KVN प्लस LWN। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही एटम है तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगी। तो अब देखें हम जब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे ना तो F इज इक्वल टू ये हमारे पास स्मॉल f एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है, और आगे आ गया ये एक्सपोनेंशियल आयोटा जो है ना ये कम ले लिया 2 पाई, और यहाँ पे आपने H U की वैल्यू पुट करनी है 0 प्लस K, और V की वैल्यू 0 पुट करनी है प्लस L, और W की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ज़ाहिर है जब आपने ये वैल्यू यहाँ पे 0 0 0 पुट की है ना तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके और इनसे मल्टीप्लाई होके ये पूरा फैक्टर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 0। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ना एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए उसकी वैल्यू जो है ना वो स्मॉल f के इक्वल आ जाएगी, यानी एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के बराबर ही आ जाएगी। तो हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेके ना तो हम इसको कह सकते हैं कि f स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल f स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f यानी स्ट्रक्चर फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्कैटरिंग प्लेन, यानी ये एच स्केल पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है बेसिकली कि तमाम जो एच स्केल अवेलेबल होंगे ना वो स्कैटरिंग फैक्टर में अपना पार्ट प्ले, स्ट्रक्चर फैक्टर में अपना पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, इस बात की अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, अभी हम जब अगले यूनिट सेल के लिए निकालेंगे ना तो फिर वहां पे आपको समझ आएगी कि इस बात का क्या मतलब है। नेक्स्ट बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो ना एक बॉडी सेंटर्ड के लिए स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड जो ना वो यूनिट सेल है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि एक एक जो एटम है ना वो कॉर्नर के ऊपर मौजूद होता है, और एक जो एटम है ना वो इसके बॉडी के सेंटर में मौजूद है, यानी बॉडी सेंटर्ड लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो इस केस में जब हमने फर्ज कर लिया कि हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है और एक एटम जो है ना वो बॉडी के सेंटर में मौजूद है, तो इस केस में हमारे पास यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इस यूनिट सेल में? 2। 2 होंगे। तो उन 2 एटम्स को आप कहाँ पे रखना पसंद करेंगे, यानी उनके फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक तो 0 0 0 होगा हम्म, और दूसरा कॉर्नर्स पे। दूसरे को सर बॉडी सेंटर पे रख के 1/2 1/2 1/2 1/2 करेंगे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने कि जो पहला एटम है वो 0 0 0 पे होगा, यानी इसको हमने ओरिजिन पे रख लिया है, और दूसरा जो है ना वो बॉडी सेंटर लोकेशन पे रख लिया है 1/2 1/2 1/2 पे रख लिया है। तो ये 2 एटम्स हैं। तो अब हमने 2 एटम्स की वैल्यूज को यानी फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को पुट करना है स्ट्रक्चर फैक्टर इक्वेशन के अंदर,
और स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसके लिए देखें ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर फैक्टर की इक्वेशन है जो अभी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे हम करेंगे एफ यानी स्ट्रक्चर फैक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू आगे एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये वही मतलब 0 0 0 पुट करेंगे तो लास्ट अभी हमने देखा सिंपल क्यूबिक के केस में ये जो पूरा फैक्टर है ना वो 0 बन जाना है। और ये दूसरे आइटम के लिए यानी हाफ 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 जो बॉडी सेंटर लोकेशन पर है उसके लिए हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा इनटू, हम जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हाफ यानी यू की वैल्यू 1/2 और v की वैल्यू 1/2 और l की वैल्यू 1/2, तो वो 1/2 यानी 2 उसने कॉमन लेके ना नीचे इकट्ठा लिख लिया है। तो वैल्यू पुट करके ये आ गया h प्लस k प्लस l ओवर 2। जी समरा साहब कह रही हैं जी आवाज नहीं आ रही, तो बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। जी तो अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखें ना ये हमारे पास जो फैक्टर आया ना तो ये 2 जो है ना यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर बनेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई h प्लस k प्लस l जो है ना ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला फैक्टर तो 1 हो गया ना, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल 0 बन गया और एक्सपोनेंशियल 0 को हम 1 लिख लेंगे। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू है ना बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक के लिए, उसकी वैल्यू इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि इस फैक्टर की वैल्यू जो है ना वो रियल जो ना आनी चाहिए। तो वो देखते हैं कि ये रियल वैल्यू किस केस में आती है। तो बच्चों रियल वैल्यू देखें ना कब आएगी, अभी मैंने आपको दिखाया लास्ट स्लाइड में कि एक्सपोनेंशियल अगर फर्स्ट करें यहाँ पे हमने लिखा हो पाई आयोटा या 3 पाई आयोटा या 5 पाई आयोटा, तो फिर ये फैक्टर क्या बन जाएगा? माइनस आएगा, -1 ऑड बन में और प्लस -1 होगा। बन ऑड बन जाएगा -1। -1 बन जाएगा। तो -1 और +1 जाहिर है कि ये जो है ना दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना? तो आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। जबकि दूसरे केस में हमने देखा है कि अगर ये जो फैक्टर है ना यहाँ पे अगर ये h प्लस k प्लस l जो है ना ये वाला फैक्टर अगर ये इवन नंबर आ रहा हो, तो इवन नंबर के लिए जब हम यहाँ पे कोई इवन नंबर पुट करेंगे यानी h प्लस k प्लस l जो है ना इवन नंबर आए, तो ये बनेगा 2 पाई आयोटा या 4 पाई आयोटा या बनेगा 6 पाई आयोटा। तो इस केस में ये वाला फैक्टर 1 के इक्वल आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 ये 2 बनेगा, तो f विल बी इक्वल टू 2f। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर, यानी जो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर होगा ना बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक के लिए वो इवन, अगर ये h प्लस k प्लस l की वैल्यू कोई इवन नंबर है तो फिर उसकी जो ना कोई रियल वैल्यू आएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि h प्लस k प्लस l यानी इसकी वैल्यू कोई ऑड नंबर आ जाए, फर्ज करें यानी ये वैल्यू 1 आ जाए, ये वैल्यू 3 आ जाए, ये 5 आ जाए, तो उस केस में ये वाला पूरा फैक्टर -1 के इक्वल आ जाएगा। तो -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखें यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि ये वाला h प्लस k प्लस l जो ना ये ऑड कब आएगा, जब हमारा h के l की वैल्यू 1 0 0 होंगी। तो देखो ना जब ये 1 0 0 है तो आप इन तीनों को अगर जमा करें तो आंसर 1 आएगा ना, तो 1 जाहिर है कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह 1 1 1 ये तीनों यहाँ पे ऑड नंबर हैं, तो मतलब आप इनको अगर ऐड करें यानी h प्लस k प्लस l करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पहली वैल्यू h की होती है, दूसरी k की होती है, फिर l की होती है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो 3 एक ऑड नंबर है, तो जब आप यहाँ पे ऑड नंबर पुट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो जाएगा। इसी तरह देखें 2 1 0 इनको भी जमा करें तो आंसर एक ऑड आएगा। इसी तरह 2 2 5 आप इनको भी ऐड करें तो आंसर एक ऑड नंबर आएगा। 0 3 0 3 2 इनको भी आप ऐड करें तो आंसर एक ऑड नंबर आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि हर वो केस के जिस केस में आप h k और l आप इन तीनों को ऐड करें तो आंसर एक ऑड नंबर आए, तो उस केस में स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों जब स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको पता है कि इंटेंसिटी कैलकुलेशन में अगर f 0 हो जाए तो वो बाकी तमाम फैक्टर्स को भी 0 कर देगा।
तो इंटेंसिटी टोटल 0 होगी। इसका मतलब ये है कि वहां पे पीक आपको नजर ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यही बात अभी भी मैंने आपको जब एग्जांपल दी है, जब हमने लेक्चर शुरू किया है, तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी सेंटर्ड के केस में, क्योंकि अभी हम जो ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को स्टडी कर रहे हैं, तो बॉडी सेंटर्ड के क्यूब में 100 जो प्लेन है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसकी एक प्रूफ यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ गया कि उस केस में स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेंसिटी वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो है ना 111 भी एग्जिस्ट नहीं करती, बॉडी सेंटर्ड के अंदर 210 भी एग्जिस्ट नहीं करती, 221 भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी हैं? वो ये वाले प्लेन है जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इन केस इस केस में देख लें, यहाँ पे जब आप इनको जमा करेंगे ना 110 को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो 2 एक इवन नंबर है। इसी तरह आप इन तीनों को जमा करें तो आंसर एक इवन नंबर आएगा, आप इन तीनों को जमा करें तो आंसर एक इवन नंबर आएगा, आप इन तीनों को जमा करें तो आंसर एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो तमाम HKL के वो कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कि जिनको आप जमा करें तो आंसर एक इवन नंबर आए, और तमाम वो कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनको आप जमा करें तो आंसर एक ऑड नंबर आए। तो ये बच्चों हमारे पास है स्ट्रक्चर फैक्टर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। बच्चों बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके जी बच्चों, आगे हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है पहले कि फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर अगर एक एक एटम है तो एक एक एटम जो ना वो फेस के सेंटर में होता है। तो टोटल जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो 4 एटम्स हैं ये आप कहाँ पे रखना पसंद करेंगे? यानी इनके जो फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? सर एक ओरिजिन में होगा और बाकी जो है एक एक्स वाई प्लेन में, एक एक्स जेड प्लेन जो बनेगा उसका उसमें, और फेसिस पे रख देंगे, तीन फेस फेसिस। रख देंगे, बिल्कुल। ये इसलिए लिखा हुआ है ना कि ये एक एटम होगा 000 पे, एक होगा ये 1/2 1/2 0 पे, एक फिर होगा 0 1/2 1/2 पे, और एक होगा 1/2 0 1/2 पे, यानी हर फेस का सेंटर में एक एटम होगा। तो इस तरह ये 4 एटम्स की वैल्यू अब हमने यहाँ पे पुट करनी है, ये जो है ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस के लिए। अब बच्चों देखें यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि F, ठीक है, इक्वल टू F इंटू आ रहा है एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई। तो जब आप यहाँ पे पहली वैल्यू पुट करेंगे 000 तो वो पूरा फैक्टर ज़ाहिर है 0 हो जाना है यहाँ पे। दूसरे एटम के लिए आप पुट करेंगे प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई, तो ये आएगा HK/0 क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 0 है। आगे आएगा प्लस एक्सपोनेंशियल 2 पाई L प्लस K/2 क्योंकि यहाँ पे H की वैल्यू 0 है और यहाँ पे K की वैल्यू 0 है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा L प्लस H/2, ठीक है। तो ये 2 जो है ना ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा ना वो इस फॉर्म में आ जाएगा जो ये नीचे लिखा हुआ है, और वही फॉर्म इसकी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। तो अब ज़ाहिर है इसका जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ना वो इन कम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि अगर इन कम्बिनेशन की जो वैल्यूज है ना वो रियल किस केस में आती हैं। तो इसमें देखें बच्चों हमारे पास जो ना 2 केसेस हैं। एक हम केस इसको ये डिस्कस करते हैं कि जो H, K और L, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज है ना वो अनमिक्स्ड आ रही हैं। अनमिक्स का मतलब ये होता है कि या वो सारी की सारी इवन है या सारी की सारी वो वैल्यूज ऑड हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं अनमिक्स्ड इंडिसेस के HKL की वैल्यूज या वो सारी की सारी वैल्यूज इवन है या सारी की सारी वैल्यूज ऑड हैं। तो ये उसने एग्जांपल दी है, यहाँ पे देख लें कि 111 तीनों वैल्यूज यहाँ पे ऑड हैं। ये लिखा हुआ है 200 तीनों वैल्यूज इवन है, 220 तीनों इवन है, 333 तीनों ऑड हैं, ये 420 ये तीनों वैल्यूज इवन है। तो इस केस में देखें बच्चों, अगर हम ये लिखा हुआ है H प्लस K, ये लिखा हुआ है K प्लस L, ये लिखा हुआ है L प्लस H। अब हमने इनके कॉम्बिनेशन चेक करने हैं बच्चों। अगर हम ये पहली 2 वैल्यूज को जमा करें
तो आंसर जो आएगा वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है? इवन। इवन आ रहा है। अच्छा, हम दूसरी और तीसरी को जमा करें, फिर भी इवन। पहली और तीसरी को जमा करें, इवन। इवन। तीनों केस में इवन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये नंबर इवन हो गया ना, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यानी ये तीनों जो फैक्टर्स है ना, ये 1 1 1 हो जाएंगे। जब इनको जमा करेंगे तो आंसर विल बी 4। तो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर बनेगा 4f। तो f स्क्वायर करेंगे तो ये 16f स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेना। इस केस के लिए भी आप पहली दो को जमा करें तो आंसर इवन नंबर आता है, दूसरी दो को जमा करें तो भी इवन नंबर आता है, पहली और तीसरी को जमा करें तो भी इवन नंबर आता है। तो सेम केस है। इस कॉम्बिनेशन को देख लें, पहली दूसरी जमा करें तो इवन नंबर है, दूसरी तीसरी जमा करें तो इवन नंबर है, पहली तीसरी जमा करें तो इवन नंबर है। तो हर केस में क्या हो रहा है कि जो आंसर है ना वो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू है ना वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। जबकि जब हमारे पास ये जो इंडिसेस है ना HKL, अगर ये मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड से मुराद ये है कि इसमें इवन नंबर भी और ऑड नंबर भी। आप देख लें यहाँ पे ये इवन भी और ऑड भी है, ठीक है। इसको देख लें, यहाँ पे ये 1 जो है ना ये ऑड है और 0 0 हम इवन लेते हैं। यहाँ पे 2 1 1 है तो 2 यहाँ पे जो ना वो इवन है, 1 1 यहाँ पे ऑड है। तो अब इन एग्जाम्पल को जरा हम चेक करते हैं कि ये अगर हम जो ना यहाँ पे पहली और दूसरी को जमा करें तो आंसर इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है? ऑड। ऑड आ रहा है। तो जब ये ऑड आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये वाला फैक्टर -1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी और तीसरी को जमा करें, ओड। इवन आएगा। इवन आएगा। दूसरी तीसरी को जमा करें तो इवन आएगा। तो इवन जब आएगा। यस सर, इवन आएगा। इवन आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये फैक्टर +1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब हम पहली और तीसरी को जमा करेंगे तो फिर ऑड आएगा, तो फिर ये फैक्टर -1 हो जाएगा। यानी 2 दफा यहाँ पे -1 आ रहा है। तो 2 दफा -1 आ रहा है, 2 दफा +1 आ रहा है, तो फिर ये फैक्टर जो ना टोटल 0 हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस कॉम्बिनेशन को चेक करें, पहली और दूसरी को जमा करें तो आंसर जो ना ऑड आएगा, पहली और तीसरी को जमा करें तो आंसर ऑड आएगा, दूसरी और तीसरी को जमा करें तो आंसर इवन आएगा। यानी एक दफा इवन आ रहा है और 2 दफा ऑड आ रहा है। तो जब 2 दफा ऑड आ गया तो यहाँ पे 2 दफा माइनस आ जाएगा। तो 2 दफा -1 और 2 दफा +1 है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर जो ना वो 0 हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि हर वो इंडिसेस जो ना FCC के केस में वो प्लेन जाहिर होते हैं, वो पीक्स जाहिर होती हैं कि जिनके लिए जो है ना जो HKL की वैल्यूज हैं, जो मिलर्स इंडिसेस हैं, वो सारे के सारे या तो इवन हैं या सारे के सारे वो ऑड हैं। यानी इनको बोलते हैं हम, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अनमिक्स्ड इंडिसेस के, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है। और जहाँ पे वो मिक्स्ड इंडिसेस हैं, यानी HKL की वैल्यूज में इवन भी हैं और ऑड भी हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू है ना वो 0 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो FCC है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 100 पीक एग्जिस्ट नहीं करती या 100 प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह 211 210 032 किस्म के जो प्लेन्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं ना वो इस किस्म के होते हैं कि ये 111 हो गया, 200 हो गया, 220 हो गया, 333 हो गया, 420 हो गया। तो इस किस्म के जो प्लेन्स है ना वो एग्जिस्ट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो इस तरीके से बच्चों हम जो ना स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। जी बच्चों, अभी सर एक क्वेश्चन। जी पूछें। सर ये पिछली स्लाइड में भी हमने बात की है एफ स्क्वायर, यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर फैक्टर है उसका स्क्वायर ले रहे हैं, और पीछे हमने बात की इंटेंसिटी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली एफ स्क्वायर के। तो ये हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्या ये कोई लॉ है जहाँ से ये ड्राइव किया है, या स्क्वायर की रीजन बता दें। बताता हूँ। स्क्वायर की रीजन यहाँ पे ये है ना कि देखें, स्क्वायर हम इसलिए लेते हैं इंटेंसिटी कैलकुलेशन में कि यहाँ पे तो ये है ना कि अभी हम जो ना सिंपल जो है ना स्ट्रक्चर्स वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमने सिंपल क्यूबिक को देखा और फेस सेंटर्ड क्यूबिक को देखा। अभी जब हम आगे जाएंगे ना तो हमारे पास जो ना वो कम्प्लेक्स नंबर आते जाते हैं, यानी उसमें जो ना
जो हमारे पास अगले स्ट्रक्चर्स है ना, आपको पता है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, यानी ये तो अभी हम क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना हेक्सागोनल के लिए और टेट्रागोनल के लिए और ऑर्थोरोम्बिक के लिए, मोनोक्लिनिक के लिए, तो आगे चल के जो स्ट्रक्चर्स है ना वो कॉम्प्लिकेटेड आते जाते हैं और उसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है ना एओर्टा वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बाज ऐसे कम्बिनेशन आ जाते हैं कि यहाँ पे जो ना इस तरफ भी जो ना वो एओर्टा की वैल्यू जो ना कोई वैल्यू आ रही होती है, तो फिर ये होता है कि उसका स्केयर लेने से ना वो जो एओर्टा है ना, आपको पता है जब एओर्टा का स्केयर लेते हैं ना तो फिर आप उस वैल्यू को -1 के इक्वल कह लेते हैं। एओर्टा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो उससे फिर हमारी जो ना वो जान छूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ना स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेशन की इक्वेशन के अंदर जो ना हम स्ट्रक्चर फैक्टर को स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं। जी सर, थैंक यू। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ना आगे NaCl जो है ना, जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये उसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर को कैलकुलेट किया गया है। NaCl का जो यूनिट सेल है ना, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि NaCl का जो यूनिट सेल है उसमें 4 एटम हम सोडियम के लेते हैं और 4 एटम हम लेते हैं क्लोरीन के। तो 4 एटम सोडियम के, उनके फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। अब मुझसे ये बोला नहीं जाएगा, मतलब रोजे की हालत में मैं आपको ये स्लाइड जो ना वो शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद जो ना वो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सारा मैथमेटिक्स जो है ना आपके सामने हुआ है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो सोडियम के एटम आपने कहाँ पे रखे हैं, यानी उनके फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये भी ऊपर लिखे हुए हैं। और इसी तरह जो क्लोरीन के एटम है ना, वो आपने कहाँ पे रखे हैं, उनके भी जो ना फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो क्लोरीन के एटम है ये 1/2 0 0 0 1/2 1/2 और 0 1/2 0 और इसके अलावा 1/2 1/2 1/2 लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि इन तमाम एटम्स को जो फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं ये पुट करनी है इन इक्वेशंस में, और इनको सॉल्व करके ना एंड पे आपके जो पास रिजल्ट आएगा ना, तो उनके जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी यहाँ पे जो ना निकाले हुए हैं। तो इनको आप जो ना वो गौर से देख लेना। ये भी चूंकि स्ट्रक्चर FCC है और FCC का स्ट्रक्चर मैंने आपको जो ना अभी करके दे दिया, उसके बारे में समझा दिया है कि FCC के स्ट्रक्चर में जो ना कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं और कौन से पॉसिबल नहीं होते। यानी यहाँ पे जो ना आपको स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू जो ना वो फाइनाइट मिलती है सिर्फ उस केस में कि जब हमारे पास HCl की वैल्यू जो ना वो अनमिक्स्ड हो, यानी या तो वो सारे के सारे इवन नंबर हो या सारे के सारे ऑड नंबर हो, ठीक है। तो जब HCl की वैल्यू जो ना इस केस में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आता है ना, ये उसकी सारी वैल्यूज ऊपर पुट की हुई है। तो जब हमारे पास HK और L की वैल्यू एक इवन नंबर आती है तो उस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास H प्लस K प्लस L की वैल्यू एक ऑड आती है तो उस केस में हमारे पास जो ना स्ट्रक्चर फैक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी जो अभी आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो ना मतलब मैं आज का लेक्चर जो ना वो एंड करता हूँ। स्ट्रक्चर फैक्टर जो ना ये कैलकुलेट करना आज हमने देख लिया, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए और NaCl के लिए। मैं आपके साथ ही आज का लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ और जो स्लाइड्स है ना वो भी शेयर कर देता हूँ। आप इनको जो ना अच्छे तरीके से देख लें और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपका कल इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा। बाकी जाके कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा और आखिरी लेक्चर में हम जो बाकी 4 फैक्टर्स रह गए हैं ना, इनको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके ना तो कोर्स को इंशाल्लाह एंड कर देंगे। बाकी इसमें जो है ना कुछ बातें अभी रह गई हैं, जो एक्सरे डिफ्लेक्टोमीटर के पार्ट्स हैं वो रह गए हैं और इंडेक्सिंग का मेथड रह गया है। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना, जो लैब का कोर्स करवाना है, लैब के कोर्स में भी XRD का पार्ट जो ना वो शामिल है। तो लैब के कोर्स के अंदर जो XRD का पोर्शन होगा उसके अंदर में आपको जो बाकी काम इसका रह गया ना, यानी इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड कैसे करते हैं और पैरामीटर्स को फाइंड कैसे करते हैं, ये सारे काम हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर में लैब के कोर्स के दौरान करेंगे। सर कल लेक्चर होगा ना सर? जी बिल्कुल, कल लेक्चर होगा। कल मतलब लेक्चर शॉर्ट ही होगा, आधे पौने घंटे का होगा। उसमें यह है कि हमने ये जो 4 फैक्टर्स है ना, इनको बस थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करना है। एक एक स्लाइड है इन सब की ना,
तो वो आधे पौने घंटे में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और इसी टाइम इंशाल्लाह कल क्लास होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर पेपर पैटर्न के मतलब बता दें वही होगा। ये पेपर पैटर्न वही है बिल्कुल, आपने वो ईमेल मैंने किया आपको, उसमें देखा होगा कि रिजल्ट सर, रिजल्ट सेंड कर दीजिएगा बाद में लेक्चर के रिजल्ट बाद। मैं भी आपको सेंड कर रहा हूँ, मैं अपने मजमून का भी सेंड कर रहा हूँ आपको मिड टर्म का। जी सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।